शुरू करें। तो कल हम लोग पांडु वंश देख लिए थे। इसी बीच ना यार एक वंश का उल्लेख होता है, शैल वंश। ठीक, इसके का ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक, बालाघाट के पास। बालाघाट और दुर्ग, मतलब बालाघाट और पहले दुर्ग बड़ा था ना, राजनांदगांव सब शामिल था, तो इन दोनों के बॉर्डर पे मिला है रघोली ग्राम पे। ठीक, यहाँ पे इसमें इसके कुछ शासकों के नाम हैं और ऐसा पता चलता है कि जो सरबपुरी वंश थे उसी काल में ये भी थे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ हिस्सों में इनका प्रभाव था। इनका जो क्षेत्र था वो दुर्ग का एरिया था, मतलब दुर्ग के बॉर्डर एरिया जो थे उस क्षेत्र में इन्होंने था। इनका जो ताम्रपत्र है एक ही जो मिला है वो है राघोली ताम्रपत्र। ठीक, इसमें राजाओं के नाम हैं इसके राजाओं के कौन कौन से नाम हैं? श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन। श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन। ठीक, फिर श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। ये 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें से पता चलता है कि जो ये श्रीवर्धन है ना, ये संस्थापक था और इसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, बस हमको इसके बारे में ना इतना ही देखना है। ठीक है, सिर्फ नाम कुछ, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। श्रीवर्धन, जयवर्धन, पृथ्वीवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। क्या क्या लिखे? श्रीवर्धन, बताओ क्रम क्या लिखे हो? नहीं, श्रीवर्धन, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन है। पृथ्वीवर्धन सेकंड में लिखो, जो थर्ड में लिखे हो ना उसको सेकंड में लिखो। पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, फिर श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। सरबपुरी के समकालीन थे लोग। ठीक, चलो नल वंश। अगले सैटरडे से ना क्लास नहीं होगी, अगले सैटरडे से केवल टेस्ट होगा। अगले सैटरडे से ना खाली टेस्ट होगा। ठीक, सैटरडे, ठीक ना? हो गया? देखो, ये जो नल वंश है ये कहा जाता है कि ये इस एरिया में था। ये समझ लो, ऐसा उड़ीसा का क्षेत्र था थोड़ा सा, ऐसा लंबा ले लो। मतलब ये पूरा बस्तर का क्षेत्र आपका किसका था? नल वंश का था। नल वंश की जो राजधानी कही जाती है वो कही जाती है पुष्करी। ये है यहाँ पे भोपालपट्टनम है। ठीक, ये जो भोपालपट्टनम है विद्वानों को मानना है कि इसी को क्या कहा गया है? पुष्करी कहा गया। अभी बीजापुर का जो भोपालपट्टनम है। ठीक, 4वीं से 12वीं शताब्दी तक ये रहे थे, इनका शासनकाल चला था। इनके समकालीन कौन कौन थे बताओ? पढ़े हैं हम, एक दोनों को ही जानते हो। 4वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हमने 2 युद्ध पढ़ा था। किसके किसके साथ युद्ध हुआ था? हाँ, गुप्त वंश। गुप्त वंश के एक समकालीन और वंश है जो छत्तीसगढ़ में था। महेंद्र सेन। महेंद्र सेन किसका था? सरबपुरी नहीं था।
गुप्त वंश के समकालीन कौन चल रहा था इधर, याद करो। इस तरफ हमने पश्चिम तरफ था, पश्चिम तरफ था उसका राज, महाराष्ट्र में पूरा शासन था उसका। सातवाहन नहीं, सातवाहन का, हाँ वाकाटक, गुप्त वंश और वाकाटक, तो ये दोनों इसके भी समकालीन थे। हमने जब उनका युद्ध पढ़ा तो हमने नल और वाकाटक का भी 2 युद्ध पढ़ा था, पढ़ाया था कि उसमें पढ़ेंगे, फिर हम नल वंश का जब पढ़ेंगे तो उसमें और देखेंगे इसकी डिटेल को। ठीक, देखो इसके नल वंश की ना कोडा गांव के अडिंगा से, जगह का नाम है, ये एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिसमें 29 वराहराज की थी, 1 भवदत्त वर्मन की और 2 अर्थपति भट्टारक की। ठीक, इन सिक्कों का जो अध्ययन किया था उसका नाम था वासुदेव मिराशी। ठीक, ये अध्ययन करता थे इनके सिक्कों के। ठीक है, चलो एक एक करके राजा चलते हैं, है ना। देखो पहला राजा था इनका शिशुक, जिनको संस्थापक माना जाता है। ठीक, फिर आते हैं वृषराज या वृषभराज, केवल शासन का इन्होंने क्या किया, संचालन किया। ठीक, वृषराज के बाद आता है वराहराज। इस वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, कौन है ये वास्तविक संस्थापक? क्यों? क्योंकि अब इसने क्षेत्र का विस्तार किया, एक स्थायी शासन व्यवस्था को निश्चित किया। इसने क्या किया, सोने के सिक्के चलाए, जो हमें कहाँ से मिले हैं, अडिंगा से। ठीक, स्वर्ण सिक्के चलाता है। कितने स्वर्ण सिक्के मिले हैं हमको, इसके 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इसके सिक्कों में नंदी का अंकन है। ठीक, एक विशेष खास पहचान बनाया है, नंदी का अंकन है। नंदी का अंकित होने से ठीक ऐसा लगता है कि शायद यह क्या था, शैव मत को मानने वाला था। और इसके सिक्कों में श्री वराह राजस्व अंकित है। ठीक, क्या अंकित है, श्री वराह राजस्व। कहा जाता है इसने वाकाटक नरेंद्र सेन को हराया था। ठीक, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी था। वाकाटक यहाँ थे, पहले वाकाटक इनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही वराहराज ने अपना एरिया फैलाना शुरू किया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ये फिर आगे के एरिया में बढ़ेगा। इधर वाकाटक शासन कर रहे हैं नंदीवर्धन में, ये नागपुर का एरिया नंदीवर्धन, तो फिर इन दोनों बीच के टकराव होना शुरू हो गया। उसी में वराहराज ने क्या किया, नरेंद्र सेन को हरा दिया। नरेंद्र सेन कौन था, नरेंद्र सेन को नहीं हराया यार, उल्टा लिख दिया मैं। नरेंद्र सेन ने वाकाट इसको हराया है, नरेंद्र सेन ने हराया इसको। हाँ, रीजन वही था। ये क्या सत्ता का विस्तार करते हुए
उसके एरिया में घुस गया था। तो नरेंद्र सेन वाकाटक बड़ा वंश है, गुप्तों का सपोर्ट है, उन्होंने इसको हरा दिया। इसके बाद आता है भवदत्त वर्मा। ठीक, भवदत्त वर्मा की पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका। अचाली भट्टारिका। ठीक, इसका जो हमको ताम्रपत्र मिला है वह मिला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। इसमें पता चलता है कि इसने क्या किया है, जो युद्ध हुआ उसका बदला लिया और वाकाटक नरेंद्र सेन को पराजित किया। ठीक, इस युद्ध में ऐसा माना जाता है क्योंकि वाकाटक और गुप्त साथ में थे, तो ऐसा माना जाता है कि गुप्तों ने वाकाटक का साथ नहीं दिया था, क्योंकि युद्ध के बाद भवदत्त वर्मा कहाँ गया था, गुप्तों की राजधानी, और वहाँ से ताम्रपत्र भी जारी किए थे। ठीक, तो लोगों का मानना है कि इसने गुप्तों को क्या मैनेज कर लिया था और गुप्तों ने साथ नहीं दिया था तो भी हस्तक्षेप तो नहीं किया था इनके युद्ध में। ठीक, ये जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, ठीक, ये कहाँ पे है, अमरावती में। है ना। इसके दो पुत्र थे, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। चलो ऊपर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके कितने थे, दो पुत्र थे। पहला था अर्थपति भट्टारक। ठीक, भवदत्त वर्मन की कितनी सोने की मुद्रा मिली थी, एक सोने की मुद्रा मिली थी। अर्थपति भट्टारक की 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली। ये पुत्र किसका है, भवदत्त वर्मन का है, क्योंकि भवदत्त वर्मन ने उधर किसको, नरेंद्र सेन को परास्त किया था, तो नरेंद्र सेन का जो आने वाला वंशज था, ठीक, पृथ्वी सेन, तो केसरी बेड़ा अभिलेख ध्यान रखना यहाँ पे, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है ना ये। ठीक, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में बताया गया है कि नरेंद्र सेन ने, पृथ्वी सेन द्वितीय ने इसको क्या किया, पराजित किया। पृथ्वी सेन सेकेंड ने इसको क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है, और ऐसा माना जाता है कि युद्ध में मारा गया। ठीक, तो युद्ध में मर जाता है अर्थपति भट्टारक। ठीक, इसको मारने के बाद क्या होता है, पुष्करी जो इनकी राजधानी थी उसको क्या कर देता है, पूरा तोड़फोड़ डाल देता है। ठीक, इसके बाद इसका जो भाई था, क्योंकि यह मर गया, इसका भाई कौन बचा, 2 बच्चे थे ना उसके, हाँ, स्कंद वर्मन। इसने पुष्करी को फिर से बसाया और उसका नाम रखा पोड़ागढ़। ठीक, पोड़ा है यार, पोढ़ा लिख दिया हूँ मैं, पोड़ागढ़। ठीक, ये पोड़ागढ़ है, इसको ध्यान रखना, ये है शिलालेख। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे तो ताम्रपत्र है, पोड़ागढ़ शिलालेख है। यह नलों का प्रथम शिलालेख है, नलों का प्रथम शिलालेख है ये। इसके पहले नल क्या थे, ताम्रपत्र जारी कर रहे थे।
इसने ऐसा नहीं था कि युद्ध खत्म हो गया, इसने वाकाटक देवसेन को हराया था। पोड़ागढ़ में ही एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। ठीक, इस पोड़ागढ़ शिलालेख से ही पता चलता है कि नलवंश अब शैव मत को छोड़ के किसको, वैष्णव मत को मानने लग गए थे। ठीक, तो यहाँ शैव मत से वैष्णव मत का क्या पता चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब ये क्या वैष्णव संप्रदाय के हो गए थे। ठीक ना। इसके बाद आता है स्तंभराज। देवसेन वाकाटक था। ठीक, उसको भी ध्यान रखना। स्तंभराज के हमको स्वर्ण सिक्के मिले कुलिया बालोद से। ठीक, इसके समय बस जानकारी मिलती है कीर्ति वर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था पर सफल तो नहीं हो पाया था, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इसके बाद जो अगला शासक है वह इसका पुत्र आता है नंदराज, और इसके समय फिर कीर्तिवर्मन आक्रमण करता है। ठीक, स्तंभराज के बाद फिर आता है नंदराज आता है, और इसके समय यही कीर्तिवर्मन जो इसके समय आक्रमण किया था वही वापस आक्रमण करता है, जो दिखाता है कि पहली बार में तो ये असफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। ठीक, ये जो नंदराज है यह नालंदा से पढ़ा हुआ है। ठीक, इसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे की गई है, नालंदा से। ध्यान रखना, ये नालंदा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, कुलिया बालोद से मिला है उसका सिक्का। ठीक, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि नंदराज ने पढ़ाई कहाँ से की, क्योंकि नालंदा पता है एक फेमस जगह है, इंडियन हिस्ट्री में रही है, और उसका संबंध कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, ठीक, हटा दूँ? चलो नीचे लिखते था, मैं ऊपर हटाता हूँ। हो गया? हाँ, कीर्तिवर्मन प्रथम था। हाँ, कीर्तिवर्मन कौन? वाकाटक नहीं था, एक इधर का दक्षिण तक का कोई राजा था। हाँ, ठीक है ना। देखो इसके बाद तीन नाम एक साथ याद रखना, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग। ठीक, फिर आया पृथ्वीराज, ठीक, फिर आया विरूपाक्ष, फिर आता है विलासतुंग। ठीक, विलासतुंग का 700 से 740 ये इसका शासनकाल माना जाता है, और 740 के आसपास ऐसा माना जाता है कि इसी ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। राजीव लोचन मंदिर निर्माण कराया। यहाँ पे एक शिलालेख लिखाया जिसे राजिम शिलालेख बोला जाता है। इस राजिम शिलालेख में इन तीनों का वर्णन है। ठीक, ये पूछता है कि किस शिलालेख में तीनों का वर्णन है, या इन तीनों का वर्णन किस शिलालेख में, तो राजिम शिलालेख में किस किस का वर्णन है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग तीनों का ही वर्णन है राजिम शिलालेख में। यहाँ से जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, इन लोगों के बीच ना कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिखता, मतलब बीच में बहुत सारे शासकों का पता नहीं है, इनके बाद कौन आया, फिर कीर्तिवर्मन ने युद्ध किया तो क्या हुआ, उसका निर्णय क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, क्योंकि ये वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे, है ना। इसके ही समय जो समकालीन था विलासतुंग का,
छत्तीसगढ़ में देखा जाए, यहाँ पे उस समय कौन शासन कर रहा था? बलार्जुन। अगर हम 700 ईस्वी के आसपास देखते हैं तो बलार्जुन इसका समकालीन था। ठीक। अच्छा, जो राजीव लोचन मंदिर बना है ना, उसको ध्यान रखना पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली क्या होती है पता है? हाँ, मतलब बीच में सेंटर में मुख्य मंदिर होगा और चारों किनारे छोटे छोटे और मंदिर होंगे। तो उसी शैली में बना है राजीव मंदिर। पूछता है कई बार कि राजीव मंदिर का जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ है। ठीक है। ऐसा भी पता चला है कि जो नल थे यह पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता मानते थे। चलो इसको देख लेते हैं। पुलकेशिन सेकंड को हम लोग पढ़े थे। ठीक। बलार्जुन के समय हर्ष के साथ युद्ध हुआ था उत्तर भारत के नर्मदा नदी के किनारे। ठीक, पढ़े थे ना। हर्ष के साथ जो उत्तर भारत में कहाँ कन्नौज का राजा था, उसका और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ तक आने के लिए पुलकेशिन द्वितीय को इसको तो पार करना होगा, तो यहाँ के शासकों को अपने कंट्रोल में लेना होगा। तो हमने देखा कि बलार्जुन ने भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी और नलों ने भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक। इसके बाद शासक आता है एक पृथ्वी व्याघ्र। बिलास्तुम के बाद हाँ, बिलास्तुम के बाद सीधा पृथ्वी व्याघ्र है। नंदीवर्धन के उदेंदिरम करके एक दान पत्र है। नंदीवर्धन मतलब किसकी राजधानी है? वाकाटकों की राजधानी है। वहाँ उदेंदिरम। ठीक। इस दान पत्र से हमको इस शासक के बारे में जानकारी पता चलती है कि यह भी नलवंशी शासक था। ठीक। हाँ, उदेंदिरम दान पत्र का नाम है। ये नंदीवर्धन से ज़्यादा हुआ तो वहीं आसपास का कोई क्षेत्र रहा होगा। नंदीवर्धन बोले तो अपना किसकी राजधानी थी? वाकाटोक का, तो नागपुर के आसपास का कोई क्षेत्र था। फिर इसके बाद अगला शासक के पास चले। देखो, इन शासकों को याद करना, क्योंकि पूछता है कौन से शासक, क्रम तो नहीं पूछा है। जब क्रम नहीं मिलता है तो पूछता है कौन से शासक किस वंश के हैं। अगर क्रम जिसका लिखा हुआ है कि हाँ ये व्यवस्थित क्रम है, उसी का क्रम पूछता है। जैसे शुरू के 3 पूछ सकता है, ये विरूपाक्ष बिलास्तुम वाला पूछ सकता है। ये बिलास्तुम मतलब ये विरूपाक्ष से जो शुरू होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आता है कि विरूपाक्ष वहाँ से क्या बोलते हैं, कौन सा शासक देखे थे अपन, नंदराज के बाद विरूपाक्ष आता है, लेकिन इन दोनों के बीच काफ़ी गैप दिखता है, तो समझ में नहीं आता बीच में और कोई शासक थे कि नहीं थे। तो नंदराज के ऊपर सीक्वेंस पूछ सकता है, लेकिन इधर नहीं पूछ सकता, क्योंकि इधर क्या है, बीच में कौन से राजा थे, कोई कभी और हो गया, तो इधर सीक्वेंस नहीं पूछता। इधर क्या पूछता है, ये किसका शासक था या इसने कुछ काम जो मिले हैं वो पूछता है सामान्यतः। ठीक। तो हम देख रहे थे भीमसेन। ठीक। भीमसेन ने एक नगर बसाया था जिसे भीमपुर कहा गया। ये कहाँ पे है पता नहीं, है ना, ये लेख में मिलता है, क्योंकि ये पुराने नाम है। लोकेशन लोग अंदाज़ा लगाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन वह है कि नहीं है, बस एक लेख मिला उसमें पढ़ा कि इसने एक नगर बसाया जिसका नाम भीमपुर था। ठीक। इसका ताम्रपत्र मिलता है गुंजाम से। गुंजाम कहाँ है? गुंजाम है उड़ीसा में, कोरापुट के पास। ठीक। तो लोगों का अनुमान है कि वहीं पे आसपास क्या होगा, भीमपुर भी होगा। एक पंडिया पत्थर भी इसका ताम्रपत्र मिलता है, पंडिया पत्थर। ठीक। भीमसेन के बाद नरेंद्र थवल
यह आपका अंतिम शासक है, इसकी जानकारी है कि नल वंश का यह अंतिम शासक है। और कलचुरियों ने इस वंश का अंत कर दिया था, क्योंकि अब कलचुरी यहाँ पे 11वीं-12वीं शताब्दी में इस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ा चुके थे और इस पूरे एरिया में क्या करते हैं, कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ तुम्हारा समाप्त हो जाता है नल वंश। अब हम अगले क्लास में देखेंगे आगे का वंश, ठीक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जानकारी है। पहले इसको बढ़िया से क्या कर लो, रिवाइज करके ओके कर लो। देखो अभी ये याद नहीं होगा, अभी क्या ये बहुत लंबे समय तक याद नहीं होते, ये आप जब पढ़ते जाओगे ना तो धीरे धीरे चीज़ों में क्या होगे, परफेक्ट होगे। तो अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्या है, परफेक्शन आप में आती ही जाएगी। ठीक, बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं होती, आप अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर सकते हो तो आप किसी भी होशियार व्यक्ति को हरा सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है उसका शार्प माइंडेड है, बहुत जल्दी से याद करता है। हाँ, ये होगा कि वो तुमसे जल्दी याद कर लेगा, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, तो उसको नहीं बनेगा क्वेश्चन, उसको दिक्कत होगी। अगर आप मेहनत करके रिवाइज कर लिए ना अच्छे से तो हो जाएगा। और रिवीजन ही सक्सेस का पहला वो है, पहला चरण है या पहली सीढ़ी। बिना रिवीजन के आप सक्सेस नहीं पा सकते, चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो। रिवाइज तो करना बहुत ज़रूरी है।